नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी आप दाना। तो आइए सुनते हैं कहानी। सरकार चाय। दरवाजे पर दस्तक के साथ आवाज आई। उषा ने मोबाइल की घड़ी पर नजर दौड़ाई। सुबह के 5 बजे थे। चाय सरकार। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। बिस्तर से उषा ने चिल्लाना चाहा, किंतु अपनी आवाज को बचाकर रखना उसके लिए जरूरी था। डॉक्टर ने उसके गले की खराबी को गंभीर बताया था। यू हैव अ टीचर्स थ्रोट मिसेस त्रिपाठी। आपका लैरिंग्स बहुत नाजुक हालत में जा पहुंचा है। ऑब्जर्व वॉइस रेस्ट एज मच यू कैन। चाय। दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उषा ने एक अजनबी लड़के को सामने पाया, खाली हाथ। लड़के ने उसे देखते ही उसके पैर छुए और बोला, हम रामरिक हैं सरकार, बंगले के रसोइया। तो क्या यही वह रामरिक था जो पिछली रात रसोई की चाबी अपनी जेब में धरे रात भर के लिए लोप हो गया था और उषा को भूखा सोना पड़ा था? क्या बात है? उषा का स्वर चढ़ आया। हम पूछने आए थे सरकार, आप चाय कैसी लेती हैं? दूध शक्कर मिली तैयार चाय या फिर टी सेट वाली? साहब कैसी चाय लेते हैं? झल्लाहट दबाकर उषा ने अपना स्वर नरम व संतुलित किया। टी सेट वाली सरकार। पति को जिले की पहली कलेक्ट्री कस्बापुर में मिली थी। उनकी शादी के चौथे माह, इसी सप्ताह, जिन दिनों उसके कॉलेज में यूथ फेस्टिवल चल रहा था, उसकी निगरानी में, और उसके लिए छुट्टी लेना असंभव रहा था। ऐसे में पति मंगल के दिन कस्बापुर अकेले चले गए थे, केवल आवश्यक निजी सामान के साथ। यह मानकर कि 2-1 सप्ताह जिले में पूरी हाजिरी देने के बाद वह लखनऊ का दौरा बना उषा के साथ घर बदली के विषय में निश्चित रूप से निर्णय ले लेंगे। किंतु जैसे ही शनिवार आया था, उषा कस्बापुर के लिए चल दी थी, बिना पति को सूचना दिए। सोचा वहां पहुंचकर उन्हें चौंका देगी। और 7 घंटे की लंबी यात्रा के बाद जब रात के 10 बजे टैक्सी से उनके बंगले पर पहुंची थी, तो उसी को चौंकना पड़ा था। पति अपने मंडलायुक्त के साथ जिले के दूरस्थ किसी तहसील के मुआयने पर निकले हुए थे, और अगले दिन दोपहर में जब उन्हें लौटना भी था, तो मंडलायुक्त एवं उनकी पलटन के साथ, और सभी को लंच इसी बंगले पर दिया जाना था, जिले के अन्य उच्चाधिकारियों की संगति में। सरकार, हमें मना मत करिएगा। उषा अपने सूटकेस से अपना टॉयलेट बैग अभी निकाल ही रही थी कि एक स्त्री ने उसके पैर आन पकड़े। हम आपकी ही सेवा में आई हैं। स्त्री देहातिन एक नवयौवना थी, खूब बनी ठनी और हट्टी कट्टी। कौन हो आप? उषा उसकी ओर मुड़ ली। हम रेवती हैं सरकार, रामरिक की घर वाली। हम आपके पैर दबाएंगी, आपकी मालिश करेंगी, चाहेंगी तो पाउडर की और चाहेंगी तो जैतून के तेल की। मुझे इन सब की आदत नहीं। उषा झल्लाई। आप जाओ, मुझे अभी नहाना है और कमरा बंद रखना है। लेकिन आप नहाएंगी कैसे? रेवती खिलखिलाई। पानी की मोटर खराब चल रही है और ऊपर वाली टंकी में 1 बाल्टी पानी भी मुश्किल से होगा। और बिना किसी आभास के मेज पर रखी एक घंटी जा बजाई। तत्काल रामरिक आन प्रकट हुआ। जी सरकार। घंटी तो हम बजाई रही। रामरिक की पत्नी हंसी। बंगले पर इस समय कोई दूसरा आदमी ड्यूटी पर नहीं? उषा को रामरिक तनिक न भाया था। नहीं सरकार, इस समय हम ही 2 रहते हैं। हम साहब का चाय नाश्ता तैयार करते हैं और हमारी रेवती साहब लोग की चाकरी में रहती है। मुझे पीने का पानी चाहिए। उषा को प्यास ने घेर लिया। आपके पास रसोई में फिल्टर है ना? मगर सरकार, मोटर खराब पड़ी है और फिल्टर में पानी चढ़ नहीं रहा। मोटर कब से खराब है? 2 दिन से। अंदर उसका एक पाइप टूट गया है। मैकेनिक उसी को बाहर खींच निकालने में लगे हैं। और साहब कैसा पानी पी रहे हैं? उषा को पति की चिंता हो आई। उनके लिए मिनरल वाटर की बोतलें बाजार से मंगवाई जा रही हैं, तो वही 2 बोतलें मेरे लिए ले आओ। नई अभी मंगवानी होगी सरकार, इस समय जितनी इधर नहीं
वह दौरे में इस्तेमाल करने के लिए उनकी गाड़ी में रखवा दी गई। और जो तुम चाय ला रहे थे? उषा ने सोचा पानी से नहीं तो चाय से ही प्यास बुझा ली जाए। साहब वाली अंग्रेजी पत्ती खत्म हो गई है सरकार। हम सोच रहे थे बाजार खुले तो मंगवा ली जाएगी। वैसे भी मेम साहिब तो इस समय नहाने की सोच नहीं थी। तुम पहले पलटू को क्यों नहीं बुला लेते? मेम साहिब के नहाने के वास्ते 5-7 बाल्टी हैंड पाइप से भर लाएगा। ठीक है। रामरिख ने कमरे से बाहर निकलने में फुर्ती दिखाई। सरकार यदि चाय से पहले नहाना चाहती हैं तो मैं पलटू को ही देखता खोजता हूँ। पलटू क्या दूर रहता है? उषा अधीर हो उठी। उसके मन में आया भी कि वह स्वयं रसोई जाए और अपने लिए चाय बना ले आए, मगर रात के कपड़ों में उसे बाहर निकलना सही नहीं लगा। इसी परिसर में मेम साहब, हम लोग के क्वार्टर यहीं पीछे बाड़ी में ही तो बने हैं। फिर तुम जाकर अखबार का पता करो। उषा कमरे में रखे सोफे पर जा बैठी। देखूं आज के क्या समाचार हैं। अखबार होली भैया का डिपार्टमेंट है मेम साहिब, वही अखबार लाते लिवाते हैं। रेवती ने उषा के कदमों में आन आसन जमाया। होली भैया कौन? हमारे जेठ जी हैं। रेवती ने दांत निपोरे, झकाझक सफेद दांत। रामरिख के सगे भाई? न चाहते हुए भी उषा उत्सुक हो आई। जी मेम साहिब। रेवती उषा के पैर सहलाने लगी, उन्हें हल्के से दबाते हुए, थपथपाते हुए उषा को रिझाने की चाह में। होली भैया ही तो हमें आपके पास भेजिन हैं। बोले मेम साहिब अकेली नहीं रहनी चाहिए, साथ में औरत जात का रहना जरूरी है। हम पुरानी मेम साहब की टहल भी तो करी हैं। उनके साहब जब भी दौरे पर जाते वह रात दिन हम ही के साथ सोती जागती घूमती टहलती। वह तो मैं जानती हूँ। कस्बापुर के पुराने कलेक्टर उषा के पति के बैचमेट ही थे। बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में वह लोग उन्हें इधर लाए ही नहीं थे। उधर लखनऊ में उनके दादा दादी के पास छोड़ आए थे। मगर तुम्हारे बच्चे तो यहीं होंगे, उन्हें तो तुम्हारी देखभाल की जरूरत रहती होगी। हम भी तो इधर आते समय अपनी बिटिया और मुन्ने को उनकी दादी के पास छोड़ आती हैं। वह तो हमसे भी अच्छा उन्हें देखती भालती हैं, खिलाती पिलाती हैं। तुम्हारे साथ रहती हैं। हमारे साथ क्यों रहेंगी मेम साहिब? उनके पास अपना क्वार्टर है। हमारे ससुर कलेक्ट्रेट में बड़े अर्दली हैं, पक्की सरकारी नौकरी पर। बड़ा रुआब है उनका, घर में भी और कलेक्ट्रेट में भी। मुलाकातियों को वही निपटाया करते हैं। पानी लाए हैं सरकार की घोषणा के साथ जब ही एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ। रामरिख से मिलता जुलता, मगर उम्र में उससे 5-6 वर्ष छोटा। तुम रामरिख के छोटे भाई हो? उषा की हंसी छूट गई। कस्बापुर के इस कलेक्ट्रेट ने एक पूरे कुनबे को रोजगार दिया था। जी मेम साहिब, यह हमारा देवर है, पलटू राम। अभी पहली बाल्टी लाए हैं सरकार। पलटू ने बाल्टी नीचे रखी और उषा के पैर आन छुए। 4 बाल्टी और लाएंगे? नहीं पलटू राम, 4 नहीं, तुम एक ही बाल्टी और लाओ। मेरे लिए 2 बाल्टी काफी रहेंगी। सुव्यवस्थित होने की हड़बड़ी थी उषा को। रसोई को वह जल्दी ही अपनी देख रेख में लेना चाहती थी। एक ओर हावी हो रही अपनी भूख उसे शांत करनी थी, तो दूसरी ओर पति व उनके बॉस की लंच की तैयारी। नहाने के बाद उषा अपने कमरे से बाहर निकल आई। सुबह का 7 बज रहा था और उषा को अभी तक चाय नहीं मिली थी। उधर लखनऊ में होती तो इस समय नाश्ता कर रही होती। कॉलेज में उसका दिन 7:45 से शुरू हो जाता था। बाहर खुला आंगन था। उसे आता देखकर पलटू के साथ खड़े दूसरे 2 अर्दली उसकी ओर बढ़ाए, उसके पैर छूने और अपना परिचय देने। रुल्टू सफाई कर्मचारी था और अवधराम झाड़ू पोंछा करता था। रामरिख रसोई में है? उषा ने पलटू से पूछा। नहीं सरकार, उसे बाबूजी ने बाजार भेजा है, मुर्ग और गोश्त लाने, क्लब के बावर्ची के साथ। हम अपना काम शुरू करें? रुल्टू और अवधराम ने लगभग एक साथ पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उषा उन्हीं के संग होली। इधर आते समय वह अपना सामान समेट कर नहीं आई थी, जिसे अब समेटना उसे जरूरी लगा। कमरे में उसका मोबाइल बज रहा था। उधर उसके पति थे।
लंच मैंने दफ्तर के बड़े बाबू के सुपुर्द कर दिया है, वह सब देख लेंगे, मेन्यू से लेकर क्रॉकरी तक। तुम्हें आज अपनी छोटी उंगली तक खाली रखनी है। मेजबानी का प्रत्येक अवसर उषा से अधिक उसके पति को चिंताग्रस्त कर दिया करता। अन्य सभी मामलों में उषा के विवेक पर भरोसा रखने वाले पति मेजबानी अपने ही अधिकार में हमेशा रखा करते। कारण उषा की संदेहात्मक पाक विद्या, जो इन 4 महीनों के उनके वैवाहिक जीवन में कई बार कलह के बीज बोती रही थी। इसीलिए पति अव्वल तो किसी को घर पर खिलाते नहीं, बाहर क्लब या होटल ले जाया करते, और यदि कभी खिलाना पड़ ही जाता तो होम डिलीवरी पर निर्भर करते, उषा पर नहीं। परोस तो सकती हूँ, उषा ने पति को छेड़ा। जानती थी उसके परोसने से भी पति को सख्त चिढ़ थी। मेहमानों की प्लेट में कुछ रखने से लेकर उनके सामने खाने का कटोरा तक ले जाने से। कहते, मेहमानों की पसंद नापसंद में दखल देना उनकी आज़ादी पर हमला बोलना है। परोसोगी तो पाखंडी लगोगी। पति बिगड़ लिए, सभी को मालूम जो रहेगा लंच कलेक्ट्रेट की तरफ से है, और मेजबान तुम नहीं, कलेक्ट्रेट है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, लंच तक तुम रसोई उन्हीं लोगों के हवाले कर दो। तुम वहां जाओ भी नहीं, समझो तुम भी मेहमानों में से एक हो। मुझे मेहमान बनाने के लिए शुक्रिया मिस्टर कलेक्टर। अपनी रुलाई दबाकर उषा हंस दी। मगर ध्यान रहे, आपकी यह मेहमान रात से भूखी भी है और प्यासी भी, और इस समय उसे आबदाने की सख्त जरूरत है। सच क्या? पति व्याकुल हो उठे। अभी पता करता हूँ, राम रिख की खबर लेता हूँ। निसंदेह उषा को जब भी पति के साथ किसी शासकीय समूह में सम्मिलित होना होता, पति उससे दूरी बना लिया करते, आपसी भेद दिखलाने लगते, उसे वह विशिष्टता नहीं लेने देते जिस पर वह अपना अधिकार मानती। किंतु यह भी सच था कि वह उषा के प्रति गहरी संबद्धता रखते और उसका ध्यान रखने में कभी कोताही नहीं करते। पति का फोन 10 मिनट बाद आया। रामरिख लंच की तैयारी में व्यस्त रहेगा। इस बीच एसपी अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, चाय नाश्ते के साथ। पानी भी लाएं। उषा अधीर हुई। पानी का तुम बता देना, अभी मुझे बहुत काम है। तुम्हारा सेल नंबर उन लोगों के पास पहुंच चुका है। दोनों अच्छे भले लोग हैं। एसपी मुझसे एक बैच सीनियर है और शादी उनकी 10 महीने पुरानी है। पत्नी कानपुर में डॉक्टर हैं, मगर इन दिनों मैटरनिटी लीव पर इधर आई हुई हैं। तुम्हारे लिए जो भी लाएंगी परम श्रेष्ठ होगा। छठे ही मिनट उधर से फोन आया। एसपी की पत्नी का नाम वसुधा था और उषा के नाश्ते का उल्लेख औपचारिकताओं की अदला बदली के बाद ही संभव हो पाया था। हमारे यहाँ आज इडली डोसा बनने जा रहा है। वसुधा ने पूछा, आपके लिए नाश्ते में चलेगा? अपनी पसंद चुनने का दूसरा विकल्प भी है क्या? उषा नहीं चाहती थी उसके चाय नाश्ते में अब अतिरिक्त विलंब हो। उसे डर था इडली डोसा उसके पास पहुंचने में उसके धीरज की कड़ी परीक्षा ले लेगा। इडली डोसा पसंद नहीं क्या? पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन इधर मेरा हाजमा बहुत कमज़ोर चल रहा है। मेरे पेट का मिजाज उड़द और अरहर से मेल नहीं खा रहा। फिर किससे मेल खाएगा? उधर से हंसी छोड़ी गई, मीठी मगर नीति कुशल। कुछ भी जो हल्का रहे और जिसे तैयार करने में आपके रसोइये को सुविधा रहे। ठीक है, मैं उसी से आपकी बात करवा देती हूँ। धन्यवाद। उषा को लगा वह शीशा देख रही थी। उसे मालूम था वसुधा के स्थान पर वह भी इस स्थिति में हूबहू ऐसा ही करती। खाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय रसोइये ही के कंधों पर अंतरित कर देती। रसोइये का फोन एसपी के बंगले की लैंडलाइन से आया, कलेक्ट्रेट की लैंडलाइन पर। लगभग आधे घंटे बाद, जिस बीच उषा अपने को खूब कोसती रही थी कि क्यों उसने इडली डोसे को सहर्ष स्वीकार नहीं किया था। आपके नाश्ते के बारे में पूछना था सरकार। तुम क्या बना सकते हो? आप आज्ञा दें सरकार। पराठा सेंक दें, टोस्ट और ऑमलेट खाएं तो अंडे डबल रोटी मंगवा लें। दलिया लेने का मन हो तो दलिया ठीक रहेगा। उषा अब इस दौड़ा दौड़ी से बाहर आना चाहती थी। वैसे भी वह शाकाहारी थी और अंडों से उसे सख्त परहेज था।
दलिया नमकीन रहेगा सरकार या फिर मीठा? नमकीन जब ही बनाना जब उधर दही हो, वरना दूध वाला दलिया रख लो। जी सरकार। मुझे चाय भी चाहिए। चाय आप कैसी लेती हैं सरकार? दूध शक्कर के बिना वाली या फिर अदरक चीनी वाली? कैसी भी, मगर फिल्टर वाला पानी मुझे ज़रूर चाहिए। कम से कम 2 बोतलें तो ज़रूर ही। जी सरकार। कहना ना होगा, लंच से कुछ ही क्षण पहले पति से उषा की अंततः जब भेंट हुई तो उसके पेट के साथ साथ उसका मिजाज भी बिगड़ चुका था, भूखमरी की प्रहारित अवस्था के कारण। वसुधा की नाजुक अवस्थिति ने उसे अपने ही घर में रोक के रखा था, और उसके सौजन्य से जो सामान इधर आया भी था, उसके दलिये में चीनी की मात्रा इतनी अधिक रही थी कि उषा के लिए उसका दूसरा कौर लेना असंभव रहा था। चाय भी उसे एक घूंट के बाद छोड़नी पड़ी थी। अदरक ने उसे कड़वा बना रखा था। वसुधा से पानी का उल्लेख करने में उषा स्वयं तो चूकी ही थी, उनका रसोइया भी चूक गया था। कलेक्ट्री की मौज देखी? रसोई में तुम्हारे झांके बिना तुम्हारी मेज पर 10 पकवान आन सजे हैं, तुम्हारी झलक व मंजूरी पाने की ललक लिए। पति ने आनंद विभोर संग भाव से उषा को तदनंतर अपनी आमोद यात्रा में थिरकाने का जो प्रयास भी किया था, वह भी उसे थिराने में असफल रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।